हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने इसमें ईवीएस की श्रृंखला में हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों के एक खंड है जो कि क्या है कि करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य जो इसमें एक चैप्टर है, एक खंड है, उसका नाम है कि करके देखो। तो इस करके देखो को जो शामिल किया गया है इसका उद्देश्य क्या होगा गाइस कि पहला है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना होगा, या घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना होगा, या परीक्षा में निष्पादन को सुधारना होगा, या मनोवैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखनी होगी। तो करके देखो का मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना होगा। जब हम किसी कार्य को खुद स्वयं करके देखते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष हस्तपरक, यानी कि हम उसमें खुद करके देख रहे हैं और हमें अनुभव उपलब्ध होता है कि इससे ये कैसे क्या काम करता है। तो करके देखो का आंसर क्या हो गया, इसका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो पर्यावरण का अध्ययन होता है गाइस उसमें जो एक अच्छा दत्त कार्य होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई करना, या फिर अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, या समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, या शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखने का। यानी कि जो उन्हें एक दत्त कार्य दिया जाता है उसका लक्ष्य क्या होता है, तो उसका लक्ष्य होता है कि अधिगम के जो विचार हैं विचारों को अवसर उपलब्ध कराना। जो बच्चा है वो अधिगम सीखने के लिए उसके दिमाग में जो उपचार आते हैं, जो विचार आते हैं, उनका वो क्या कहते हैं, उन विचारों को कहीं ना कहीं उसका यूज करके उन्हें अवसर उपलब्ध कराना ही एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो चिड़ियाघर के जो भ्रमण पर हम जो बच्चों को ले जाते हैं तो उस जो आयोजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध हो, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, या नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, या शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जो चिड़ियाघर घुमाने का जो लक्ष्य है उसका उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों को उनके सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या हो गया चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी कि जब हम सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जब हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो हमारा उद्देश्य है वो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तो पहला है कि शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए, या फिर इसे बच्चों के मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो याद करना तो हमारी एनसीएफ 2005 है, उसने रटंत विद्या तो बिल्कुल ही मना किया है। तो यही हमारा इसमें निगेटिव है। पर हम और भी देख लेते हैं कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। तो ये सही है। फिर है कि इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये भी है। लेकिन जो है कि इसे बच्चों के मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, तो ये गलत है। हमें उन्हें याद नहीं करवाना है बल्कि उन्हें समझाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। जो एक टीचर है कविता, वह पर्यावरण के अध्ययन की जब कक्षा में पढ़ा रही है तो वो उसमें गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव उसे उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक वो टॉपिक होगा जो कि इसके जो उसका उद्देश्य है उस पर वो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावी होगा। तो पहला है कि संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्या का आयोजन करके। तो गाइस प्रारंभिक क्लास में हमें व्याख्या का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। क्या हम स्लोगन लिखने के लिए उनसे कह देंगे तो क्या वो समझ जाएंगे, तो नहीं, फिर तो वो बस किसी ना किसी कॉपी या उसमें से लेके वो उतार देंगे, तो ये तो नहीं होगा। फिर है कि शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। कि चार्ट तैयार करने से वो उस चीज़ को समझेंगे, तो नहीं। फिर है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और
उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। जब हम बच्चे एक दूसरे के साथ सामूहिक परियोजना बनाते हैं गाइस, तो वो काफ़ी हद तक बहुत सक्रिय रहते हैं और बहुत ही अच्छे से वो चीज़ों को समझ भी पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही है चौथा, क्योंकि इसमें शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करनी है। वो अपने समाज में जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी ये बुराइयां हैं, उन पर एक जो जानकारी होगी वो उन्हें इकट्ठा करेंगे, फिर उनका विश्लेषण करेंगे और फिर सामूहिक परियोजना में लाने के लिए कहना। तो ये वाला आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। तो इनमें से वह कौन है जो कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है गाइस? तो वो कौन सा है? तो वो है कि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। जो ग्रेडिंग और रैंकिंग का जो पॉइंट है वो गाइस क्या कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। क्या? ग्रेडिंग और रैंकिंग। नेक्स्ट है कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला कि खाना का उत्खनन या खुदाई, दूसरा है बांधों का निर्माण, यानी कि जो खदानें होती हैं उनका उत्खनन करना, बांधों का निर्माण करना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बुनना और फिर गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से हमें वो देखना है कि वह क्रियाकलाप कौन सी हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि जंगलों में गायब होने के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? खानों का उत्खनन करना या खुदाई करना, या बांधों का निर्माण करने से, या बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करने से, या बांस की टोकरी बुनने से, या गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा जो पहला और दूसरा है, खदानों को उत्खनन करना और बांध बनाने से हमारे जो जंगल है वो गायब हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा इसका गलत है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। तो इनमें से वह कौन सा है जो कांसे के बारे में सही है? तो पहला है कि कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। तो हाँ, तत्व तो है, पर आगे देखते हैं कि कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तो हाँ, ये सही है कि कांसे को हम तांबा को और टिन को पिघलाकर तब निर्माण करते हैं कांसे का। तो बी सही है। नेक्स्ट है कि कांसा अत्यधिक मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। हाँ, ये भी है कि कांसा बहुत मजबूत होता है और इससे क्या कहते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है ये कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा बी और एंड सी। ये इसका आंसर सही है और बाकी के गलत हैं। तो ये हमारा ये बी सी है, ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी धाम जो कि गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी। यानी कि जो गांधी धाम जो है वो गुजरात का रहने वाला है और वह व्यक्ति भोपाल जाता है, फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसकी जो सफ़र है वो कैसे किस दिशा में होगी। यानी कि जो हमारा ये मैप है, कुछ इस टाइप का जो मैप है, तो गुजरात हमारा यहाँ इस एरिया में हो गया, तो वो पहले भोपाल जाना चाहता है, यानी कि ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आके क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश है। फिर वो हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसकी जो यात्रा की दिशाएं हैं वो कैसी रहेंगी? तो उसका आंसर हो जाएगा गाइस कि वो पहले पूर्व दिशा में चलेगा, इधर की साइड, क्योंकि इधर ही तो है मध्य प्रदेश, इधर चलेगा। गुजरात की अपेक्षा वो पूर्व की दिशा में चलेगा, फिर दक्षिण की दिशा में चलेगा। कैसे? फिर दक्षिण की दिशा में चलेगा। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण की दिशा में चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लगी, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था कि स्केल 1 है वो सेंटीमीटर है और जो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की दूरी के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1.65 किलोमीटर। कितना? 1.65 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसे आप सॉल्व करके भी अपना देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। तो जो माउंट एवरेस्ट है गाइस वो किसका भाग है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट का ये चोटी है वो नेपाल में पड़ती है। तो माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग हो गया? नेपाल का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो पहला है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, यह जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, या साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, या रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग के ग्रुप के लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से कौन सा चुनाव है? यानी कि जो एक लीडर है माउंटेनियर
यानी कि जब वो कहीं जा रहे हैं माउंटेनियरिंग पे, तो उन जो लीडर का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि उन्हें दूसरे लोगों का सामान उठाना चाहिए या पूरे ग्रुप के आगे चलना चाहिए ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, या फिर जो चल नहीं पा रहे हैं उसे रोकने के लिए कहना, ये साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, या फिर रुकने तथा और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इनमें से कौन सा है जो इसके क्या कहते हैं लीडर के जिम्मेदारी होती है। तो लीडर की जिम्मेदारी क्या क्या होती हैं, तो पहली तो इसमें जिम्मेदारी इनकी यही सही है कि रुकने के लिए एक अच्छी जगह और ढूंढना, तो ये भी सही है। फिर है कि क्या कहते हैं पूरे अन्य लोगों के लिए सामान उठाना, तो ये गलत है क्योंकि सामान तो वो नहीं उठाएगा। फिर है कि जो चल नहीं पा रहे हैं उन्हें रुकने के लिए कहना, तो हाँ जो चल नहीं पा रहे हैं उन्हें रुकने के लिए कहना। फिर है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, इसका हो जाएगा कि जो हमारा पहला है कि अन्य लोगों के सामान उठाने में मदद करना, जो दूसरे लोग हैं और वो सामान उठा रहे हैं तो उन्हें सामान उठाने में उनकी हेल्प करना। फिर हो जाएगा क्या कहते हैं जो साथी बीमार हैं उनका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, तो ये हो जाएगा। फिर है कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये एक अच्छे माउंटेनियरिंग का क्या कहती है जिम्मेदारी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ADE। क्या होगा इसका आंसर ADE। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने यह पता लगाया कि क्या कहते हैं कि मच्छर जो मलेरिया होता है वो मच्छरों से फैलता है। तो ये किसने गाइस लगाया था, तो ये लगाया था रोनाल्ड रोस ने या ग्रेगर मेंडल ने या जॉर्ज मिस्टल ने या चार्ल्स डार्विन। तो ये लगाया था गाइस रोनाल्ड रोस ने इसका पता लगाया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है, तो गाइस जो इसमें है कि मैं कपकपी, बुखार आना, सिर दर्द होना और अंत में पसीना आना, ये कौन से बुखार के लक्षण होते हैं गाइस, तो ये होते हैं मलेरिया के लक्षण। किसके होते हैं, मलेरिया के लक्षण। तो जो रजत है वो किस रोग से पीड़ित है, तो रजत मलेरिया बुखार से पीड़ित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अल-बरूनी कौन था, जो अल-बरूनी थे वो कौन थे, तो वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया था, तो नहीं। फिर है कि वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। या फिर वह एक अफगानिस्तानी एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने के लिए आया था। या वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायता करती है। तो अल-बरूनी कौन थे, तो अल-बरूनी थे उज्बेकिस्तान के यात्री थे और उन्होंने हमारे भारत के ऊपर एक किताब लिखी थी जिससे हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी सहायता मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं। जो रात में जानवर जगते हैं वो हर चीज, उन्होंने जो शाम को जो चीजें दिखाई देती हैं रात में वो कैसे कलर की दिखाई देती हैं। जो रात में जगते हैं उन्हें केवल काली और सफेद ही देख पाते हैं, वो हर चीज को काला और सफेद ही देख पाते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाथियों के एक झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। यानी कि इसमें 4 कथन दिए हैं जिसमें हाथियों के बारे में लिखा गया है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है जो हाथियों के बारे में सही है। तो पहला है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के ही बच्चे होते हैं। यानी कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियां होती हैं और उसमें 14-15 वर्ष के ही बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, या फिर झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, या फिर एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कि जो हथनियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और उनके 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, और जो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A और C। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। जो आपने फूल देखे होंगे उन्हें गौर से देखना, तो उनके बीच में जो फूल होता है फूल के बीच में क्या कहते हैं, हल्की हल्की पतली पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं गाइस, तो उन्हें कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं, परागकण। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। यानी कि अगर आप गुजरात में अहमदाबाद के लिए
लिए रेलगाड़ी से जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन सी चीज़ दिखाई देगी जो वहाँ पर ज़्यादा अधिकतर लोग बेच रहे होते हैं? तो वो क्या होता है? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या बेचा जाता है? ढोकला, नींबू वाले चावल और चटनी, जो कि वहाँ का फेवरेट क्या कहते हैं, मुख्य भोज्य पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है, यानी कि आपने पक्षियों को देखा होगा, उनकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। तो उन्हें अपनी गर्दन हिलाने का कारण क्या होता है? उनका सबसे ज़्यादा गर्दन हिलाने का, तो उनका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो उनकी आंखों की पुतलियाँ होती हैं गाइस, वो हम लोगों की तरह घूम नहीं सकती। हम लोग ऐसे फेस सामने ही रहेगा और इधर उधर आंखें करके घूम के देख भी लेते हैं कि आसपास में क्या चल रहा है, पर लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है। वो अगर दूसरी साइड उन्हें देखना है तो वो अपनी गर्दन ही हिलाएंगे। इसलिए क्यों हिलाते हैं? क्योंकि जो पक्षियों की आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? यानी कि कोई रोगी है जिसकी दवाई पूरी होने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि क्या कहते हैं कि तुम्हें खून की कमी है और तुम्हें ये चीज़ें खानी है। तो इनमें से वह कौन सी चीज़ है जो कि हमें आयरन की कमी या खून की कमी को पूरा करने के लिए खाना चाहिए? आंवला, चावल, चीनी, आंवला, या फिर आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, या फिर हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं, संतरा, या गुड़, नींबू, मटर। तो हमें क्या खाना चाहिए गाइस लोहे के लिए? तो हमें खाना चाहिए आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना चाहिए, या विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना चाहिए, या कक्षा कक्षीय अधिगम को अधिगम के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। तो हमारी जो रूपरेखा 2005 है उसने हमें बताया है कि जो बच्चों का ज्ञान है वो हमें उनके बाहरी जीवन के से जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो उनके अनुरूप नहीं है? तो पहला है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थी को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, या उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, या उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, या उसे शिक्षार्थियों की उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो गाइस इनमें से कौन सा है जो आवश्यक अनुरूप नहीं है? तो वो है कि उसे जो बच्चा है उसे दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। तो ये गलत है आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता और स्थान कौन सा कैसे दिया गया? तो पहला है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, या अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न को शामिल करने के लिए दिया है, या चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिया है, या तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। ठीक है, क्या उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है? क्यों? कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो इनमें से वह कौन सा उद्देश्य है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों को शामिल करने का है? तो वो हो सकता है कि विषय में रुचि का विकास करना, या शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यताओं को बढ़ावा देना, या नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव लाना, या शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर कौन सा है जो इसका उद्देश्य नहीं है गाइस? तो वो है कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है, क्या उद्देश्य नहीं है, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी है जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है गाइस? तो पहला है कि भय व पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्य को बढ़ावा देना, या यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, या विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसका कौन सा है जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है? तो वो है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया निगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, क्योंकि इसमें आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, तो ये इसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। बाकियों के हमारे ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। तो प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सा जानवर हमारे साथी? तो पहला है कि विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, या शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, या विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। यानी कि जो जानवर हैं और उनकी जो उपयोगिताएं हैं उन पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना हम बच्चों को सबसे अच्छे तरीके से और रोचक तरीके से उन्हें हम पढ़ा सकते हैं कि जो जानवर है वो हमारे साथी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? कौन सा खंड है कि हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, यानी कि उसमें सही और गलत का आंसर नहीं देना है, हमें उसे समझना है। तो इस जो ये खंड है तो उसका जो परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं, या यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है, या यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, या यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यानी कि हमें उनका सही गलत का आंसर नहीं देंगे और उनसे सही से स्पष्टली उनसे पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बच्चे ने इस चैप्टर से कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। तो एक शिक्षक जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो प्रकरण क्या है कि खाना जो हमें खाना चाहिए, तो इसके बारे में संकल्पना को करता है, तो उसकी गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो कौन सी गतिविधि इसमें सही होगी? तो श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना, या प्रकरण पर एक वीडियो दिखाना, या विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देना, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताना, या शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें और उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सा सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना और बच्चों को समझाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो इनमें से कौन सी योजना है वो सबसे बढ़िया रहेगी? तो पहला है कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जाए, ये प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करें, या संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं। यानी कि जब हम बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं तो वो रोचक तरीके से और सक्रिय भागीदारी की तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं कि जो हवा है वो सब जगह है। आगे बढ़ते, तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यही, मॉक टेस्ट का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।